हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 रहेगा। पिछली जो क्लास हमारी थी उसके अंदर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, जिसके अंदर हम माउथ के जो दो ऑर्गन है, टीथ और टंग, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी जिस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पर मौजूद होता है, क्या कार्य करता है, उसकी ब्रीफ नॉलेज जो है अपन ले चुके हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट से रहेगा। मेनली अपन आज जो है लीवर और स्टमक, इनको अच्छे से ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा 11th क्लास की एनसीईआरटी से रहेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि एचएसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे गए हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि 11th क्लास का पूरा जो जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर भी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल क्या किया था मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो टंग की थी अपन ने। टंग जो है पूरी की थी, जीभ जो है उसको पूरे के पूरे को किया था। कौन सा हिस्सा क्या कार्य करता है, ये जीभ थी, मैंने बताया था। थोड़ा मैं दे देता हूं इसका जो है पीछे का थोड़ा व्यू दे देता हूं। इसमें 3 पार्ट्स बताए थे, एक पीछे का हिस्सा, एक आगे का, एक बगल का और एक बीच का हिस्सा। पीछे का हिस्सा कड़वा बताता है, आगे का हिस्सा मीठे का अनुभव करवाता है और साइड का हिस्सा जो है वो खट्टे का अनुभव करवाता है। ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने जीभ के बारे में पढ़ी थी। उसके बाद टिथ के बारे में पढ़ी थी कि टिथ जो है कैल्शियम और फोस्फेट के बने होते हैं। क्लियर है? दो प्रकार के टिथ होते हैं, एक तो होते हैं आपके परमानेंट, एक होते हैं टेम्परेरी। परमानेंट की संख्या 32 होती है और टेम्परेरी की संख्या 20 होती है। टेम्परेरी को मिल्क टिथ या बच्चों के दांत भी कहते हैं। इनके जो फॉर्मूले जो थे, टिथ फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप जो थी, टिथ की जो टाइप थी, टिथ की मैंने सारी की सारी टाइप आपके साथ शेयर की थी। इंसिजर थी, कैनाइन थी, प्रीमोलर थी और मोलर थी। ICPM जितनी भी टाइप थी मैंने आपको बताया था। इसका टिथ फॉर्मूला जो था वो जो था 21-23, ये परमानेंट टिथ का था। और जो 2102 था, ये आपका कौन से टिथ का केमिकल ये जो है टिथ फॉर्मूला था भाई, चाइल्ड टिथ या टेम्परेरी टिथ का जो है टिथ फॉर्मूला था। ये बातें अपन कर चुके हैं, मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा टिथ की का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिसाइड वो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। टिथ का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ले रखा है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये टिथ का स्ट्रक्चर है भाई। टिथ के अंदर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं बात। पहले तो टिथ के अंदर देखिए, सबसे पहले तो लेयर, सबसे ऊपर जो टिथ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है एनामल लेयर। क्या नाम होता है अभी? एनामल लेयर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि टिथ के ऊपर पाई जाने वाली लेयर का नाम क्या है, परत का नाम क्या है। ये एनामल लेयर होती है। एक बात याद रखना, ये टिथ का हिस्सा नहीं होता है। टिथ का मतलब दांतों का हिस्सा नहीं होता है। देखिए, मैं स्ट्रक्चर ऑफ टिथ बता रहा हूं, इसको पूरे के पूरे करवाऊंगा। ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है वो क्राउन कहलाता है। क्राउन का मतलब आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, सिर के ऊपर जो ताज पहना जाता है उसको क्राउन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा टिथ का ताज है। नीचे वाले हिस्से को रूट कहते हैं। रूट के अंदर क्या क्या आती हैं? ब्लड वेसल्स आती हैं। सबसे मेन जो चीज जो है वो ब्लड वेसल्स आती हैं, रूट होती हैं। तो वो सारा फंक्शन है। ऊपर जो होती हैं वो आप ये मान सकते हो अड्डी, अड्डी के ऊपर आपका एनामल लेयर पाई जाती है। देखिए, एनामल लेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं, एनामल लेयर। एनामल लेयर, ये जो लेयर जो है ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होती है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ और बॉडी होती है। सबसे कठोर जो है हिस्सा होती है, भाग होती है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो वो जबड़े की मैंडिबल, ये जो नीचे वाला जबड़ा जो होता है मैंडिबल, वो हड्डी सबसे मजबूत होती है। लेकिन इसने पूछा सबसे मजबूत भाग, सबसे सबसे कठोर भाग जो है वो आपकी एनामल लेयर होती है। ये जो लेयर टिथ के ऊपर पाई जाती है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, टिथ के ऊपर जो एनामल लेयर पाई जाती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, जो साइन प्रदान करती है। आपको जो साइन मतलब दिखती है, जो मतलब चमक दिखती है दांतों की, वो एनामल लेयर की वजह से होती है। और ये अगर एनामल लेयर कमजोर होने लगी तो आपको ठंडे गर्म का एहसास होने लगेगा। अगर आज भी अगर किसी को ठंडा या गर्म, दांतों से ठंडा या गर्म एहसास हो रहा है, अगर दांत आपके सेंसिटिव हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी एनामल लेयर थोड़ी कमजोर हो चुकी है। आपने ब्रश का सहारा लेके, जो ब्रश डॉक्टर तो कहते हैं ऐसी करनी है, आप ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हो ना दांतों को, तो वो दांत जो है आपको क्या हो चुके हैं भाई? कमजोर हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये एनामल लेयर बनी कैसे होती है। देखिए, सभी को पता है कैल्शियम और फोस्फेट जो होते हैं ये
मेन कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से आपका कोई हड्डी या दांत जो होते हैं वो बने होते हैं। और ये जो एनामल लेयर है ये भी इसी से बनी होती है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, एनामल लेयर में मजबूती किसकी वजह से आती है? ठीक है, द हार्डनेस ऑफ एनामल लेयर। तो हार्डनेस ऑफ एनामल लेयर जो होती है वो होती है भी फोस्फीन की वजह से। ये बात याद रखना, फोस्फीन फोस्फोरस का कंपाउंड है फोस्फीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक बार हरियाणा के एग्जाम में भी आया था, फोस्फीन की दांतों की मजबूती। दांतों की मजबूती का मतलब एनामल लेयर की मजबूती, और एनामल लेयर की मजबूती जो है फोस्फीन की वजह से होती है। फोस्फीन कंपाउंड ही कम या ज्यादा होने पर दांतों में पीलापन होता भी। जो दांतों का पीलापन होता है ना, आप ये सोच रहे हो कि ब्रश से उस पीलापन को हटा सकते हैं, नहीं भी। आपके दांतों में जो है फोस्फीन की कमी है, इस वजह से वो पीलापन है, मतलब फोस्फीन की अधिकता है, इस वजह से क्या अभी वो पीलापन है। कहीं आप ये सोचते हो कि ब्रश के सहारे उसको हटा देंगे, वो नहीं हटेगा। किसी के दांतों में पीलापन है तो येलोइश कलर अगर दांतों के ऊपर है तो फोस्फीन की अधिकता हो चुकी है। देखिए, फोस्फीन की अधिकता भी खराब है और फोस्फीन की कमी भी खराब है। देखिए, फोस्फीन दांतों को मजबूत करती है, फोस्फीन कंपाउंड दांतों को मजबूत करता है। अगर ये कम हो गया, अगर फोस्फीन कंपाउंड कम हो गया तो डीके ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाएगा। डीके ऑफ टीथ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। डीके ऑफ टीथ इज ड्यू टू, दांतों का भंगुर होना, कमजोर होना किसकी वजह से होता है? तो डीके ऑफ टीथ जो होते हैं वो फोस्फीन की कमी से होता है। ये बात आप याद रखना। फिर कहता हूं मैं, दांत या एनामल लेयर, टिथ या एनामल लेयर बने तो कैल्शियम और फोस्फेट की होती हैं, लेकिन इनके अंदर मजबूती जो होती है वो फोस्फीन की वजह से होती है। अगर फोस्फीन कम हो गई तो दांतों का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा भाई? डीके, मतलब क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मान सकते हो। ठीक है, एक बात याद रखना, दांतों का हिस्सा नहीं है, दांतों का हिस्सा एनामल लेयर नहीं है। दांत यहां से स्टार्ट होते हैं, टीथ जो होते हैं ये यहां से स्टार्ट होते हैं, इसके ऊपर जो ये लेयर जो ना, ये दांतों का हिस्सा नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन होता है, आता है कि दांतों का सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो वहां पर आप एनामल लेयर को आंसर कर आते हो, जो गलत है। एनामल लेयर दांतों का हिस्सा नहीं है, दांतों के ऊपर एक परत है अलग से। ठीक है, तो दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो डेंटाइन कहलाता है, ये बात याद रखना। दांतों के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं भाई? डेंटाइन कहते हैं। उसके नीचे पल्प होता है, उसके नीचे गम होता है, ये बात याद रखना। पल्प गम क्या होता है? कई बार एचएसएससी तो खासकर डायग्राम से क्वेश्चन पूछ देती है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का भाग नहीं है, दांतों का की नेमिंग नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो याद रखना, पल्प, गम, डेंटाइन, ये भाग हैं भाई किसके? दांत के, जो कहां पर होते हैं? क्राउन के अंदर होते हैं। क्राउन हिस्सा, उपला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है भाई? क्राउन होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या कहा? दांतों की ऊपरी परत एनामल होती है, लेकिन दांतों का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो डेंटाइन होता है। बस इस बात को आप याद रखना। किसके बने होते हैं, किसकी कमी से क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं अपन निचले हिस्से पे। ये जो हिस्सा है ये निचला हिस्सा कहलाता है। ये निचला हिस्सा जो है पूरा का पूरा रूट होता है। रूट का मतलब दांतों की जड़ होती है, और दांतों की जड़ों में होती है ब्लड वेसल। क्या होती है बच्चा? ब्लड वेसल्स होती है। मेनली फंक्शन जो होता है वो इन्हीं का होता है। जो देखिए, आप कभी भी दांतों का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर एक वर्ड लिखता है जो होती है आरसीटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आरसीटी का संबंध किससे है? तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब इसी हिस्से का जो ट्रीटमेंट होता है उसी को अपन बोलते हैं आरसीटी। क्या बोलते हैं बच्चा? आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो दांतों का होता है, निचले हिस्से का होता है, ना कि ऊपरी हिस्से का। देखिए, दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं, आप देखते होंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो 1 साल का कोर्स करके ऊपर ऊपरले दांतों को फाड़ना, दांतों को मतलब दांतों के ऊपर कुछ कवरिंग करना, दांतों के ऊपरी हिस्से से संबंधित रहते हैं। ठीक है, एक होते हैं डेंटोलॉजिस्ट, ओडेंटोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, डेंटिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो नीचे का फंक्शन देखते हैं। ये ऊपर वाला तो कोई भी कर दे, ऊपर तो कीड़ा वगैरह लगा हुआ है या कुछ भी किया हुआ, उसको साफ करना है, ठीक करना, वो तो कोर्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेन डेंटिस्ट की जरूरत कहां पर पड़ती है? यहां पर पड़ती है। या कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, मैंडिबल या मैक्सिबल जो होती है, अपली जा या निचली जा है, ये मतलब बुरी तरह से क्या हो गई है भाई? टूट गई है, खराब हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं पर रूट में दिक्कत है, टीथ की किस हिस्से में दिक्कत है? रूट में दिक्कत है। तो उस जगह पे डॉक्टर जो आएगा वो डेंटिस्ट आएगा। कौन सा आएगा भाई? डेंटिस्ट आएगा। और जो ये ऊपरी हिस्सा जो है, इसका तो मेरे जैसा, आप लोगों जैसा कोई भी छोटा मोटा, कोई भी थोड़ा बहुत कोर्स करके आप आसपास में जाकर ना इस काम को देख सकता है। तो ये बात याद रखना। ये टीथ के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई हैं।
4 प्रकार के टीथ पिछली क्लास में मैंने बताए थे, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उनकी जो संरचना है वो भी मैंने आपको बताई थी। देखिए ये टीथ है, इनमें पूरे टीथ नहीं दिखा रखे, फिर भी मैं बता देता हूं। ये जो आपको टीथ दिख रहे हैं ये यू आकार के, यू शेप के, ये यू शेप के, ठीक है, ये यू शेप के होते हैं। आगे वाले दो इनको इंसिजर बोलते हैं। ये बिल्कुल जो होते हैं नुकीले होते हैं इनको कैनाइन बोलते हैं। जो एक बार ऐसे करके डब्लू बनाते हैं इन्हें प्रीमोलर बोलते हैं, और जो 2 बार ऐसे करके बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं भी, मोलर बोलते हैं। और इनके सारा का सारा पूरा का पूरा फंक्शन जो है क्या कार्य करते हैं मैं बता चुका हूं। इंसिजर्स जो होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो फाड़ने का, प्रीमोलर पीसने का, और मोलर जो होते हैं वो बिल्कुल बारीक में पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे से बात कर चुका हूं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहीं की रहने देते हैं, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टिथ हो चुका है, टंग हो चुका है, नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो आता भी आपकी लार, माउथ के अंदर ही तीसरा जो आती है वो आता भी आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चा, लार ग्रंथि के नाम से अपन जानते हैं किसको भाई, सलाइवरी ग्लैंड को। ठीक है, लार ग्रंथि के नाम से अपन जानते हैं। अब देखिए लार ग्रंथि सबसे पहले तो मुख में मौजूद होती है। यह ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो किसी न किसी प्रकार का एंजाइम रिलीज करेगी। ये बात मैं पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूं। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लार मेनली लार को स्त्रावित करती है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सलाइवा को स्त्रावित करती है, लार को स्त्रावित। रियल में लार है क्या, तो लार जो है 99% क्या है भी, वाटर है। 99% किससे मिलकर बनी हुई भी, वाटर से मिलकर बनी हुई है, ये बात आप याद रखना। प्लस में बचा 1%, और 1% किससे बनी हुई भी, एंजाइम से मिलकर बनी हुई है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लार किस किस से मिलकर बनी हुई है, 1% एंजाइम और 99% वाटर। सिंपल सी बात है, इतना वाटर है तो भोजन को सॉलिड से लिक्विड में बदल देगी। कहने का मतलब भोजन को निगलने योग्य बना देगी। अब देखिए जब अपन भोजन खाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और यहां पर देखिए यहां पर आपकी ओइसोफेगस है, इसके अंदर आप ऐसे तो निगल नहीं सकते डायरेक्ट सॉलिड को, इसके लिए आपको उसको लिक्विड करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर जो है जो किसमें मौजूद है, लार में मौजूद है, ये उस भोजन को क्या बना देगा भाई, लिक्विड बना देगा, और अपन इसको क्या कर सकेंगे भाई, निगल सकेंगे, इंटैक्ट कर सकेंगे। क्योंकि ओइसोफेगस जो होती है इसकी चौड़ाई जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जब तक लिक्विड नहीं बन जाएगा जब तक इसको निगला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि भी लार जो है क्या कार्य करती है, लेकिन मेनली जो है क्वेश्चन जो आएगा जो लार के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वहां से आएगा। ठीक है, क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं। आप सभी को पता है एंजाइम ही पाचन का कार्य करेगा, और पाचन का सबसे पहला काम, देखिए पाचन कहां से स्टार्ट होता है, मुख से, और मुख में भी कहां से स्टार्ट होता है, तो लार से ही स्टार्ट होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लार के बारे में बता दूं, लार ग्रंथि के बारे में, इसकी अवस्थिति कहां पर है। देखिए लार ग्रंथि मेनली 3 पेयर्स पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों के मेनली 3 पेयर्स पाए जाते हैं, और 3 पेयर्स का मतलब क्या भी, 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर के मुख के अंदर। देखिए कहां कहां मौजूद होती है, 2 तो जीभ के नीचे होती हैं, 2 यहां पर मैंडिबल के नीचे, जबड़े के नीचे होती है, और 2 कानों के नीचे अंदर की तरफ। देखिए इधर दिख रही होंगी, ये 2-2 करके जो होती हैं 6 जोड़े जो हैं इसके पाए जाते हैं, किसके भी, लार ग्रंथियों के। कितने जोड़े पाए जाते हैं भी, 6 जोड़े पाए जाते हैं, सॉरी 3 जोड़े पाए जाते हैं। कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, 6 पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 6। कितने पेयर्स होते हैं, 3। कहां पर उपस्थित होते हैं मैंने आपको बता दिया, जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे और कानों के नीचे अंदर की तरफ, यहां पर अवस्थित होता है। अब आ जाते हैं लार के अंदर। लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करेंगे। सिंपल सी बात है, एंजाइम का कार्य क्या है, भोजन को पचाने। ठीक है, तो लार जो है, ये जो एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं क्वेश्चन आता है, तो लार के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम बच्चा, टाइलिन। लार के अंदर एक तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और दूसरा जो होता है वो लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चा, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। क्लियर भी, तो ये क्वेश्चन, लाइसोसोम और टाइलिन एंजाइम 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपसे पहले तो ये पूछा टाइलिन कहां पर पाया जाता है, ये लार ग्रंथि से पाया जाता है। लाइसोसोम कहां पर पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, एंजाइम है तो भोजन का पाचन करेंगे, तो क्वेश्चन ये भी बनता है भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो लार के टाइलिन एंजाइम से स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइलिन सबसे पहले भोजन को पचाता है।
और जो मैं भोजन जो खाता हूं ना, स्टार्टिंग में जो भोजन खाता हूं वो स्टार्च के रूप में खाता हूं। तो टाइलिन का कार्य क्या है, टाइलिन का कार्य क्या है, सिंपल सी बात है, भोजन को पचाना। किस भोजन को, जो मैं स्टार्च खा रहा हूं, ये स्टार्च क्या है बच्चा, ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को किसमें, डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज में बदल देगा। किसमें बदल देगा बच्चा, माल्टोज में बदल देगा। कौन बदलेगा भाई, आपका टाइलिन। कौन बदलेगा भाई, टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। अब देखो भाई, एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी एक बात बताओ, ये जो टाइलिन है क्या इसने पूर्ण पाचन कर दिया, क्या इसने पूर्ण पाचन कर दिया। देखिए पूर्ण पाचन तो ग्लूकोज होता, पूर्ण पाचन तो क्या होता बच्चा, ग्लूकोज होता। देखिए न्यूट्रिशन में अपन जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। क्लियर है। तो मोनोसैकेराइड जो होती है वो सिंपलेस्ट भोजन, तो सिंपलेस्ट भोजन ग्लूकोज तो बना ही नहीं है अभी तो। देखिए पाचन का कार्य तो कर दिया, क्या मैं कह सकता हूं ये पूर्ण पाचन है, नहीं भाई। तो जो मुख में जो होता है ना, या फिर आप कह सकते हो लार जो होती है, टाइलिन जो होता है, ये अपूर्ण पाचन करता है। कैसा पूर्ण पाचन करता है, अपूर्ण पाचन करता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। कौन भाई, आपका टाइलिन एंजाइम। तो क्वेश्चन आता है अपूर्ण पाचन कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन। या फिर मुख में किस प्रकार का पाचन होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। दूसरी तरफ एंजाइम मौजूद है लाइसोसोम, जो लार से आता है। ये क्या करता है, लार से आता है। देखिए लाइसोसोम क्या करता है, ये सूक्ष्म जीवों को मारता है। जैसे कि भोजन के साथ आपने कुछ बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह कुछ भी इंटैक्ट कर लिया, खा लिया, तो उन सभी को मारने की कोशिश करेगा। तो सूक्ष्म जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है भी। कौन मारता है भी, सूक्ष्म जीवों को मारता है आपका कौन भी, लाइसोसोम। क्लियर भी। तो ये थी आपकी लार ग्रंथि। अब क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनना। अब भोजन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। यहां पर ये जो पूरा फेज जो होता है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना इसका पूरा का पूरा कंप्लीट का, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन हो चुका मुख का। दांतों ने चबाया, जीभ ने स्वाद दिया, लार ने इसको लिक्विड बनाया, अब निगलने के लिए तैयार है, आइसोफेगस में भोजन जाने के लिए तैयार है। क्लियर है। अब देखना भाई यहां पर एक फंक्शन होता है। देखो यहां पर फंक्शन क्या होता है, ये जो हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा जहां पर श्वसन और रेस्पिरेशन दोनों एक जैसे होते हैं, इसको कहते हैं फेरिक्स। इस हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, फेरिक्स बोलते हैं, फेरिक्स बोलते हैं। यहां पर श्वसन और रेस्पिरेशन दोनों एक ही टाइम पर होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, श्वसनली ये यहां पर आपको जो दिख रही है, ये आपकी श्वसनली है, श्वसनली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। और इधर जो दिख रही है ये ओइसोफेगर है, इसोफेगस जिसे कहते हैं, इसको आहार नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आहार नली बोलते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, ये श्वसन नली, ये आहार नली, फेज एक ही था, श्वसन भी यहां से किया और भोजन भी यहीं से लिया। अब अगर भोजन श्वसन नली में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी भी, मृत्यु हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने इस प्रकार से बढ़ाया इसको कि जैसे ही अपन निकलते हैं ना, पहले श्वसन नली है फिर आहार नली है। जैसे ही भोजन को निकलेंगे, यहां पर देखिए ये वाल लगा हुआ है, यहां पर ये वाल लगा हुआ है, ये वाल, ठीक है, ये श्वसन नली है। ये वाल क्या होगा, वैसे तो अब सिंपल सी बात है, मैं अब बोल रहा हूं, अब तो ये बंद होगा नहीं, अब तो ये क्या है, ओपन है, क्योंकि श्वसन भी तो जाना जरूरी है, सांस भी तो जाना जरूरी है अंदर, ये ओपन रहता है। लेकिन जैसे ही अपन निकलते हैं ना, ऐसे करके जैसे ही आप निकलेंगे अंदर की तरफ, तो ये वाल इसके साथ ये नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और इस वाल जो लगा होता है ना, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है बच्चा, एपिग्लोटिस होता है। जो कहां पर लगा होता है, जो श्वास नली के ऊपर लगा हुआ होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, तो कौन रोकता है भी, आपका एपिग्लोटिस रोकता है। अब सिंपल सी बात है, ये हमेशा तो नीचे पड़ा हुआ नहीं होता, ये ऊपर होता है। जैसे ही भोजन आता है ये कहां हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, एपिग्लोटिस। उसके बाद भोजन चला जाता है आइसोफेगस में, इसोफेगस जिसे बोलते हैं, आहार नली जिसे बोलते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा फंक्शन बता देता हूं, आहार
नली के बारे में थोड़ा फंक्शन बता देता हूं। ये आहार नली जो होती है ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के करीब होती है, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। यहां पर स्टेमक आ जाएगा आपका, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक, यहां पर आपका स्टेमक आ जाएगा, ये ओइसोफेगस होती है। इसे फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फूड पाइप बोलते हैं, भोजन की नली बोलते हैं, फूड पाइप ऑफ और बॉडी बोलते हैं, भोजन यहां से होकर गुजरता है। अब इसकी बनावट ऐसी होती है कि ऐसी संकृत होती हुई जाती है जब भोजन अंदर की तरफ तो आ जाता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ भोजन आ जाता है, क्लियर है। तो ये जो ओइसोफेगस है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एक नली है, ये किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करती, किसी भी प्रकार का पाचन का मतलब डाइजेशन नहीं करती, क्योंकि ना ही तो कोई इसके अंदर एंजाइम होता है ना ही और कुछ फंक्शन होता है। इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा अंग, ऐसा ऑर्गन जो पाचन में भूमिका नहीं निभाता, तो किसी भी प्रकार का पाचन कौन नहीं करता? अभी आहार नली पाचन नहीं करता किसी भी प्रकार का। यह केवल एक रास्ता है जो भोजन को फेरिक्स से या फिर यहां से उठाकर कहां डाल देता है? स्टमक के अंदर डाल देता है, आमाशय के अंदर डाल देता है। क्लियर भाई? क्लियर है। अब देखना भाई, यहां पर एक फंक्शन और होता है। क्या होता भी बच्चा? जब ये भोजन बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाता है ना, जब ओइसोफेगस के थ्रू आता है, तो इस भोजन को क्या बोलते हैं भाई? इस भोजन को जो है बोलस फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस फूड। आहार नली में आने से पहले वाला भोजन या फिर आहार नली से अंदर जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, आ सकता है। फिर कहता हूं जो भोजन, देखिए सिंपल सी बात है, अब भोजन नहीं रहा, मैंने खाया, चबाया, स्वाद लिया, लार मिल गई, उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन निकल, मतलब उसको स्टार्च से माल्टोज में भी बदल चुका है, थोड़ा फंक्शन हो चुका है। अब उसको मैं भोजन तो नहीं कह सकता, उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा मेरे को। तो यहां से इस फंक्शन के बाद जो भोजन होता है वो कहलाता है बच्चा, क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब भोजन यहां से होता हुआ, ये भोजन यहां से होता हुआ कहां पर आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। स्टमक में कहने को तो 4 से 5 घंटे ठहरता है, लेकिन 4 से 5 घंटे बहुत सी क्रिया यहां पर होती है। मैं बताता हूं, देखिए यहां पर एक वाल्व भी लगा होता है जो भोजन को ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। भोजन नहीं, बोलस को। किसको? बोलस को। अब भोजन नहीं, बोलस कहलाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टमक के ऊपर। स्टमक की पूरी एनाटॉमी हम करने की कोशिश करेंगे। देखना भाई, स्टमक, आमाशय, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, यह एक थैलीनुमा ऑर्गन है। सिंपल सी बात, ये एक थैलीनुमा ऑर्गन है, थैली की तरह है। शेप जो होती है इसकी जे शेप होती है, अल्फाबेट में जो जे अक्षर होता है उस जैसी इसकी शेप होती है। किसकी बच्चा? इसकी, स्टमक की। अब देखिए स्टमक के अंदर एक सबसे बड़ा फंक्शन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मेन है। देखिए जो स्टमक की जो दीवार जो होती है, स्टमक की दीवार जो होती है, ये दीवार, ये वाली दीवार, ये पूरी की पूरी दीवार जो है वो मुकस से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? मुकस। मुकस होती है भी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का मतलब स्मूथ मसल से बनी होती है, स्मूथ होती है भी चिकनी मांसपेशियां। इनकी जो दीवार जो होती है वो चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। अब कहोगे सर ये चिकनी से क्यों बनी होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक एसिड होता है, एसिड, वो एसिड जिसको अगर मैं फेस पे डाल दूं तो फेस को बर्न कर देगा। अब सिंपल सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में मौजूद है तो पेट की दीवार को भी तो बर्न कर देगा। इसीलिए भगवान ने सोच समझ के इसकी दीवार को कैसा बनाया है? चिकनी बनाया है। और उस दीवार को क्या कहते हैं? मुक्कस कहते हैं। तो मुक्कस लेयर। तो कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्टमक की दीवार किससे बनी होती है? मुक्कस से या स्मूथ मसल से बनी होती है स्टमक की दीवार। क्लियर भी? उसके बाद दीवार जो, ये जो हिस्सा जो होता है, इसका जो अंदर का जो हिस्सा जो होता है, जैसे कि ये जो दीवार है ये मुक्कस लेयर है, इसके जो ये अंदर का हिस्सा जो होता है जहां पर भोजन ठहरता है उसको फंडस क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फंडस। बस इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना, इसको स्टार लगा लेना। फंडस क्षेत्र में भोजन ठहरता है। देखिए मुक्कस तो परत होगी, अब स्टमक तो बड़ा ही है, स्टमक तो पूरा है, लेकिन क्षेत्र जिस जगह पर भोजन ठहरता है 4 से 5 घंटे, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है तो उस क्षेत्र को कहते हैं फंडस क्षेत्र। क्या कहते हैं? फंडस क्षेत्र। इसी फंडस क्षेत्र में भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है।
ठहरता है, ठहरता नहीं है भाई, बहुत सी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ फंडस क्षेत्र की। ये जो फंडस क्षेत्र है इसके अंदर होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये फंडस क्षेत्र, ये स्टेमक है, स्टेमक को थोड़ा वो कर लेना, इसको स्टेमक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये जो स्टेमक क्षेत्र है इसकी दीवार के ऊपर, यहां पर दीवार के ऊपर मसल्स पाई जाती हैं, मांसपेशियां, सॉरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जिस ग्लैंड का नाम है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कई बार क्वेश्चन आता है जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि जो होती है, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कहां पर पाई जाती है, अमाशय की दीवार पर पाई जाती है जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि जो होती है, इस जठर ग्रंथि से एक एंजाइम, एक रस स्त्रावित होता है, एंजाइम से 2 से 3 स्त्रावित होते हैं, जिसको बोलते हैं जठर रस। जठर रस, एक रस स्त्रावित होता है जिस रस का नाम है जठर रस। क्या नाम अभी, जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तरह तरह के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, तरह तरह के एंजाइम होते हैं। और उन एंजाइम में मेनली कौन कौन से एंजाइम है मैं आपको बता देता हूं। मैं 3 एंजाइम लिख देता हूं। यहां से क्या रिलीज होते हैं भाई, एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, एंजाइम। एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम जो होता है वो होता है बच्चा HCl। अब आप कहोगे सर हाइड्रोक्लोरिक तो एक एसिड है। मैंने कहा था कि एंजाइम का कार्य है भोजन को पचाना, तो ये एसिड भी यहां पर भोजन को पचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, कौन सा एसिड है ये, वो वाला एसिड है। इसका पीएच मान 0 होता है। वो वाला एसिड अगर फेस पर डाल दिया तो बर्न कर देगा, वो वाला एसिड पेट के अंदर मौजूद होता है। तो भोजन को क्या करेगा आप खुद सोच सकते हो, बिल्कुल पचा देगा भोजन को। तो ये जो HCl जो होता है ये एंजाइम की तरह ही कार्य करता है। और भी एंजाइम यहां पर मौजूद होते हैं, 2 एंजाइम और होते हैं किसके अंदर भी, आपके जठर रस के अंदर। एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। कौन सा होता है बच्चा, रेनिन। अब आप कहोगे सर ये एंजाइम मौजूद कहां पर होते हैं, तो पेट में होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा HCl, पेप्सिन, रेनिन एंजाइम कहां मौजूद होते हैं, पेट में। कौन स्त्रावित करता है, तो जठर ग्रंथि स्त्रावित करती है। थोड़ा इसका हिडन फैक्ट बताता हूं मैं। रियल में ना पेप्सिन या रेनिन डायरेक्ट एंजाइम नहीं होते। जठर ग्रंथि जो होती है, जठर जूस जो होता है, उसके अंदर पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिनोजीन होता है। क्या होता है बच्चा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, पेप्सिनोजीन। जठर ग्लैंड पेप्सिनोजीन रिलीज करती है, लेकिन जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है ना, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक के संपर्क में आता है, ये अपने आप पेप्सिन बन जाता है। तो इतना ये डीप भी थोड़ा आप याद रखना। क्या पता आपसे ये पूछ ले अमाशय में पेप्सिन जो है किससे बनता है, तो पेप्सिन जो है पेप्सिनोजीन से बनता है। ये तो वैसे भी ऑप्शन देख के आप क्लिक कर दोगे। सेम ऐसे ही रेनिन जो है, रेनिन एंजाइम भी नहीं होता डायरेक्ट, ये प्रोरेनिन होता है। लेकिन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है ये रेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, रेनिन बन जाता है। इनके कार्य आपको पता है, ये नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखना भाई, ये सारा फंक्शन क्लियर हो गया HCl। सिंपल सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भोजन को तो टुकड़ों में तोड़ेगा ही तोड़ेगा। उसके साथ क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों को खत्म करेगा या नहीं करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करेगा नहीं करेगा। तो इसका कार्य जो है वो सूक्ष्म जीवों को खत्म करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है। पेप्सिन का कार्य जो है वो प्रोटीन का पाचन करना है, और रेनिन का जो कार्य है वो दूध या मिल्क का पाचन करना है। अब देखिए कई बार एक कंसेप्ट होता है कि भी दूध के ऊपर छा मत पियो, छा के ऊपर दूध मत पियो क्योंकि वो फट जाएगा अंदर जाके। तो अंदर जाके तो भाई सब चीज फटेंगी। आप दूध भी पियोगे ना तो HCl उसको बिल्कुल फाड़ देगा। तो अंदर जाकर तो सब चीज फटती हैं। वो अलग कंसेप्ट होता है कि आप इसके ऊपर ये चीज ना खाओ, उसके ऊपर ये चीज ना खाओ, ठीक है। तो फटने वाली बात नहीं है कि दूध अंदर जाके तो फटेगा ही, HCl मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो भाई पेप्सिन, ये जो पेप्सिन जो होता है इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन को पचाना। इसका एक हिडन फैक्ट बताता हूं, प्रोटीन को पचाता कैसे वो बताता हूं आपको। अब प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं पचाएगा ये, प्रोटीन को कैसे पचाएगा मैं आपको ये बताता हूं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, ये प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। इनकम्प्लीट इन वे ऑफ, देखिए मैं आपको बताता हूं, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड में, किसमें बच्चा, पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। अब ये कहोगे सर बिल्कुल प्रोटीन का पाचन तो अमीनो एसिड में होना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉलीपेप्टाइड बना है।
तो ये तो पूर्ण पाचन नहीं है। तो ये प्रोटीन का अपूर्ण पाचन है, इनकम्प्लीट पाचन है भाई। किसका भाई? इनकम्प्लीट डाइजेशन है प्रोटीन का। कौन करता है? पेप्सिन करता है। पूर्ण पाचन जो है, कंप्लीट डाइजेशन जो है, पैनक्रियाज करेगा। पैनक्रियाज का ट्रिप्सिन करेगा, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा आगे जाकर। ठीक है, तो प्रोटीन का अपूर्ण पाचन करता है कौन भी? पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो मिल्क का पाचन कर देता है। अब देखिए बच्चा, इन सभी चीजों का अमाशय के अंदर पाचन हो चुका है। अब पाचन तो हो चुका है, अब देखिए ये पूर्ण पाचन भी नहीं हुआ। अब ये भोजन क्या कहलाएगा? कुछ चीज तो ले ली अपन ने, अब ये भोजन देखिए, यहां पर जो भोजन कहलाया था वो तो बोलस कहला गया था यहां से निकलने के बाद, लेकिन अमाशय से भोजन निकलने के बाद क्या कहलाएगा? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो अमाशय से भोजन निकलने के बाद काइम कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा बच्चा? काइम कहलाएगा। अमाशय के बाद, अमाशय से जब भोजन निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहां से स्टार्ट हो जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम हिस्सा है। ये जो हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये यू शेप में, ये हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम हिस्सा है। और इसी डेडुनम हिस्से से आप मान सकते हो कि लीवर और पैनक्रियाज यहीं से जुड़ी होती हैं। क्लियर भी? तो यहां पर स्टमक यहां पर खत्म हो जाता है, अब लीवर और पैनक्रियाज का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब भोजन क्या बोलस ना कहलाकर क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अमाशय के बाद भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। फेरिक्स के बाद या मुख के बाद भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करता हूं लीवर। लीवर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन मान सकते हो। यहां पर इसका पुनर्निर्माण क्षमता, सबसे रीजनरेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है बच्चा। अगर आप इसको आधा काट दोगे, हाफ काट दोगे, तो थोड़ी दिन बाद ये क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। आप कितनी टॉक्सिसिटी खा लो, कितना ही लीवर को खराब कर दो, सबसे जल्दी रिकवर होगा। क्यों होगा? उसका रीजन बताता हूं मैं, सारी की सारी बातें बताता हूं। अगर ये आपको जो स्टमक जो है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? लीवर। लीवर के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर भी? देखना भाई, लीवर, ये यहां पर मैं लीवर को हिंदी में ऐसे लिख रहा हूं, लीवर, क्योंकि कभी भी यकृत वकृत वगैरह मत करना। कंपटीशन एग्जाम में आपको लीवर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा और आपकी हिंदी हो जाएगी इंग्लिश के चक्कर। क्लियर भी? तो लीवर सबसे पहले तो ये शरीर का सबसे बड़ा अंत्य अंग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप लिख सकते हो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंत्य अंग है, सबसे बड़ा अंत्य अंग है। अब आप कहोगे सर ये अंत्य अंग क्या कह दिया आपने? इंटरनल ऑर्गन बच्चा, क्योंकि सबसे बड़ा अंत्य अंग है, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है। सबसे बड़ा अंग नहीं है, सबसे बड़ा अंग स्किन है। स्किन ऊपर से लेने के नीचे तक सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो स्किन है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा अंत्य अंग कौन सा है, तो आपका कौन है बच्चा? लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि जरूर है, ये बिल्कुल क्लियर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन है, सबसे भारी हैवी इंटरनल ऑर्गन है। लगभग जो होता है 1.5 किलो के करीब जो होता है, ये होता है औसतन। तो सबसे भारी भी ऑर्गन है, मतलब इंटरनल ऑर्गन में सबसे भारी है। उसके बाद मैं बात करता हूं लीवर के बारे में। लीवर एक ग्लैंड है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ग्लैंड है तो एंजाइम रिलीज करती होगी? नहीं भाई, ये ग्लैंड जरूर है क्योंकि इसके पास डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं करती। बहुत बार क्वेश्चन आता है लीवर कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? ऑप्शन ए ही होता है, बाइल, पित्त, और आप टिक करके आ जाते हो, गलत होता है। लीवर किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं करती है। बाइल या पित्त क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं लीवर के बारे में बता देता हूं। देखिए बच्चा, जो ये लीवर जो होता है, लीवर जो होता है वो एपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। देखिए इस वर्ड को जो है ना अच्छे से कर लेना, एपेटिक कोशिका, एपेटिक सेल। लीवर का निर्माण एपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं में शरीर में, मतलब शरीर के अंदर सेल के प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। इतना डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं एपेटिक सेल होती क्या है। देखिए एपेटिक सेल ऐसी होती हैं जिनकी रीजनरेटिंग पावर सबसे फास्ट होती है, मतलब इनकी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है। निर्माण की क्षमता, निर्माण सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब लीवर का भी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है। शरीर में ऐसा ऑर्गन जिसका पुनर्निर्माण सबसे जल्दी होता है, फास्ट होता है, वो लीवर है। सबसे कम, सबसे स्लो जो होता है वो ब्रेन का होता है। सबसे स्लो किसका होता है बच्चा? ब्रेन का होता है। ये बात भी आप याद रखना। और सबसे फास्ट रिकवर कौन होता है? भी आपका लीवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एपेटिक कोशिकाओं से हुआ
होता है। क्लियर भी? इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, इसके डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये बात भी आप याद रखना। हेपेटोलॉजी, इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजिस्ट, इसके डॉक्टर को। आपको जरूरत पड़ेगी इस डॉक्टर की, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा लीवर खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्या करता है लीवर ऐसा जो इतनी जल्दी खराब हो जाता है? क्यों जरूरी है आपके शरीर को, इतना ज्यादा जरूरी क्यों है भाई? ये शरीर में इतना इंपॉर्टेंस इसकी क्यों बनी हुई है, सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं। लीवर पुनर्निर्माण जो होता है वो सबसे जल्दी होता है लीवर का। उसके बाद जो देखिए लीवर जो होता है ना, वो एक केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बच्चा? केमिकल रिलीज करता है, केमिकल निकालता है। अब आप कहोगे सर एंजाइम रिलीज नहीं करता, ये नहीं करता बच्चा, एक केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल का नाम होता है बाइल, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं पित्त। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आता है कि बाइल का स्त्रावण कौन करता है? लीवर। लेकिन बाइल को इकट्ठा कौन करता है? देखिए ये लीवर तो स्त्रावण करेगा, लेकिन इकट्ठा यहां पर होगा, ये गाल ब्लैडर जिसको हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, यहां पर इकट्ठा होगा बच्चा। इकट्ठा कहां पर होगा? पित्ताशय के अंदर होगा। लेकिन स्त्रावित कौन करेगा? लीवर करेगा। ये बात आप याद रखना। क्लियर भी? उसके बाद देखिए भाई, ये बाइल है क्या? ये बाइल एक केमिकल है जो पाचन का क्रिया तो करता ही है, सबसे मेन फंक्शन जो होता है इसका पाचन होता है, पाचन करता ही। अब देखिए बाइल का फंक्शन क्या है। देखिए बाइल जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है, या बाइल जो होता है वो किस कलर का होता है? तो बाइल जो होता है ना, वो हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला, येलोइश कलर का होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो बाइल का कलर येलोइश क्यों होता है? तो बिलिरुबिन, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है लीवर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, बाइल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बिल्ली करना, बिल्ली रूबिन। तो बिलिरुबिन जो है ना, ये पिगमेंट की वजह से बाइल का कलर जो होता है वो कैसा होता है बच्चा? पीला होता है। अब देखिए शरीर अगर सही मात्रा में बाइल रिलीज कर रहा है तो सब कुछ ठीक है, आपका लीवर भी ठीक है, आपका डाइजेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से लीवर में प्रॉब्लम आएगी, लीवर खराब हो जाएगा या कुछ भी दिक्कत आएगी, तो लीवर जो होगा काम करना खराब कर देगा। तो जो ये बाइल जो ना, ये अधिक मात्रा में स्त्रावित होने। अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की अधिकता भी खराब होती है। अगर बाइल अधिक मात्रा में स्त्रावित हुआ, अगर बाइल अधिक मात्रा में स्त्रावित हुआ तो एक रोग हो जाएगा, जिस रोग को अपन बोलते हैं जॉन्डिस। कौन सा रोग बोलते हैं बच्चा? जॉन्डिस। हिंदी में इसको बोलते हैं पीलिया भाई। क्या बोलते हैं भाई? पीलिया। आजकल एक गाना भी चल रहा है, पीलिया में मामा पिस्तौल दे गया था। ठीक है, तो पीलिया में मामा पिस्तौल दे गया था कि कौन दे गया था? बेरा कोनी। उन तो बस एक बात पूछना चाहिए कि कोथली आई थी कोनी आई थी? भाई पीलिया में पिस्तौल का तो बेरा कोनी। आजकल कोथली भी मुश्किल है यहाँ है। ठीक है, पता नहीं किस प्रकार से गाने बना दे हैं हरियाणा वाले तो खासकर। ठीक है, तो ये जो पीलिया जो है, पीलिया वो वाला पीलिया नहीं भाई, ये पीलिया एक रोग है, जोंडिस जिसे कहते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश पहले लिखी है। इसमें शरीर के ऑर्गन, नाखूनों में, आंखों में पीलापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? इस रोग को पीलिया बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? ये बाइल की अधिकता की वजह से होता है। और ये बाइल की अधिकता किसकी वजह से होगी? लीवर जब खराब हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जोंडिस रोग किस किस ऑर्गन को क्या करता है बेटा? खराब करता है। जोंडिस रोग किस ऑर्गन की वजह से होता है? तो किस लीवर के खराब होने की वजह से कौन सा रोग हो जाता है बच्चा? जोंडिस रोग। अब देखिए इतना फंक्शन अपन ने लीवर के बारे में जान लिया, लेकिन अब आप कहोगे कि सर इस लीवर का काम क्या है, ये लीवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। क्यों ऑर्गन है? सुनना मेरी बात। ये जितने भी आप जहरीले पदार्थ खा रहे हो ना, कुछ भी चीज, यूरिया फ्यूरिया कुछ भी आप अड़ंग वड़ंग कुछ भी खा रहे हो, शराब पी रहे हो, कुछ भी चीज जहर भी खा रहे हो, तो उस जहरीले सब्सटेंस को खत्म करने का कार्य करेगा कौन भी? आपका लीवर। आप जो मेडिसिन खाते हो उनके अंदर भी टॉक्सिसिटी होती है, तो टॉक्सिसिटी को खत्म करेगा कौन? लीवर। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की हद होती है। अब एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये मतलब खत्म करता करता खुद भी खत्म हो जाता है। खुद का मतलब भाई कितने दिन तक लड़ेगा? अब आप शराब पी रहे हो, पी रहे हो, पी रहे हो, पी रहे हो, एक दिन ऐसा होगा लीवर खराब हो जाएगा। अब लीवर खराब हो गया ना, तो वो टॉक्सिसिटी को खत्म कर रहा था शराब की, तो बॉडी ठीक थी। लेकिन जैसे ही लीवर खराब होगा, अब डॉक्टर कह देंगे अब दारू ना पी लिए, क्योंकि इब तक तेरे पास रक्षक बैठा था, इब वो रक्षक खराब हो गया, इब तू दारू पियोगा तो खून में चली जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो इस टॉक्सिसिटी को खत्म कौन करता बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, पाचन तो करता ही करता है लीवर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना वो टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करता है। चाहे आप मेडिसिन खा रहे हो तो भी उसने खत्म करेगा, दारू पी रहे हो तो भी इसने खत्म करेगा, कुछ भी चीज कर रहे हो तो टॉक्सिसिटी को खत्म करेगा। इवन आप जहर भी खा लोगे ना तो ये कोशिश करेगा कि उस जहर को खत्म कर दूं, लेकिन वो खत्म करता करता खुद खत्म हो जाएगा। इसीलिए जहर खाए हुए व्यक्ति की क्या टेस्ट होता है, किस चीज की टेस्टिंग होती है, लीवर की टेस्टिंग होती है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर जहर खाया होगा, किसी ने जहर दे दिया होगा, तो उसका लीवर के ऊपर जहर पूरा का पूरा लीवर नीला होया पाओगा, ब्लू होया पाओगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य मैं आपको करवा देता हूं, सारा का सारा लीवर जो है, लीवर के फंक्शन देख लेना भाई, फंक्शन कार्य, लीवर के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सबसे पहला तो पहला कार्य तो भाई पाचन कर रही, पाचन में सहायता दे है, सहायता सहायता देता है। सिंपल सी बात है, बाइल रिलीज करे, बाइल बाइल रिलीज करे, पित्त रिलीज करे, तो पाचन में तो सहायता देवे है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस को खत्म करता है, को खत्म करता है कौन भाई, आपका। अब टॉक्सिक सब्सटेंस बोले तो टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी से मतलब क्या सुनना, टॉक्सिक होता है भाई शरीर के अंदर अमोनिया, क्या होता है बच्चा, अमोनिया, अमोनिया NH3, और इस अमोनिया को खत्म करके किस में कन्वर्ट कर देता बच्चा, यूरिया में कन्वर्ट कर देता। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, यूरिया का निर्माण कौन करता है, शरीर का कौन सा यूरिया का निर्माण करता है, तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, मैं लीवर के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर, लीवर, तो लीवर करता है अभी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिया का निर्माण करता है, ये बात याद रखना, लीवर। अब और भी इंपॉर्टेंस है भाई लीवर की, इंपॉर्टेंस। अब देखो एक सिंपल सी बात, आप टॉक्सिसिटी क्या क्या खा रहे हो, जितनी भी आप मेडिसिन खा रहे हो, अब तो कोरोना में तो इतनी मेडिसिन ली कि लीवर क्या हो गया, खराब हो गया। जितनी भी आप अल्कोहल ले रहे हो उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी है, कौन खराब होगा, लीवर खराब होगा। जितने भी आप सब्जी वेजिटेबल वगैरह में जो भी यूरिया वूरिया यूज कर रहे हो, टॉक्सिक चीज यूज कर रहे हो, सारी चीजों में कौन खराब होगा, आखिर में जाकर लीवर खराब होगा। फिर आप लेके आओगे लीवर 52, और ये दवाई जो ना सबसे खराब दवाई है बच्चा, सबसे खराब दवाई है भाई। लीवर को ठीक करती है माना थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े दिन बाद उस लीवर को ही खराब कर देती है, लीवर को ही क्या कर देती है, खराब, फिर व्यक्ति का लीवर ठीक नहीं होगा। तो इससे बचियो भाई, लीवर 52 से बचियो। क्या करना, बिना ज्ञान में भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो, हल्का फुल्का ज्ञान हो, है हल्का फुल्का ज्ञान के चक्कर में आप क्या कर ले हो, अपने शरीर को खराब कर लेते हो, लीवर को खराब कर लेते हो। ठीक है, तो इस लीवर को खराब होने मत देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये एक बार खराब हो गया ना, फिर आपका कुछ ठीक नहीं होने वाला, सब चीज आपको अलग अलग है। लेकिन मेरा मेरा जी घबराव है, मेरा पेट दुख है, मेरा ये होना हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या किसी प्रकार की बीमारियां न ले कांड ठीक नहीं हो पाओगे। तो इस लीवर को जितना हो सकता है उतना मतलब सुरक्षित रखा करो, अच्छा खाना खाया करो, मतलब टॉक्सिसिटी तो खाया ही मत करो। अब टॉक्सिसिटी सिंपल सी बात है, मेडिसिन भी, कोई बीमार है तो मेडिसिन खानी पड़ेगी। आजकल क्या है, एथलीट वैथलीट वगैरह जो होती है मेडिसिन यूं ही सेवन करते रहते हैं, आज तो इनको पता चलता नहीं है, आज तो इनको पता चलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिस टाइम पर इनका मतलब जो पीक पॉइंट आएगा, क्या होता है, सबसे जो बड़ी जो चीज होती है ना, अपन क्या कहते हैं भाई, मेरा कुछ को नहीं होगा, मेरे कुछ को नहीं हो, उसका अब पता थोड़ी ना चलेगा भाई, अब पता नहीं चलेगा, पता बुढ़ापे में चलेगा। एक सबसे बड़ी चीज क्या, भगवान ने ऐसी चीज बनाई है बहुत, सबसे जल्दी रिकवर कर जाए। अगर आपने इसकी साइकिल बढ़िया से ले ली ना तो रिकवर कर जाएगी। मतलब अगर आपने मेडिसिन ली और साइकिल अच्छे से ली तो वो रिकवर कर जाएगी। ये नहीं कहते पहले राजा महाराजाओं को जहर खुआया जाता था ताकि कोई व्यक्ति जहर खुआ दे तो उससे मरे ना, तो उसका एक तरीका होता था जहर खुआने का भी। तो हर एक चीज का तरीका होता है, मेडिसिन का भी तरीका होता है। तो मेडिसिन भी जब लो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर आपको बताएगा कि इतनी इस दर से आपको मेडिसिन है, वो अलग बात। आजकल डॉक्टर भी पैसे बनाने के चक्कर में पूरा भर के दे दे हैं, वो एक अलग सिस्टम है। तो इस लीवर को बचा के रखो भाई, जितना हो सकता है लीवर को बचा के रखो, मेडिसिन अल्कोहल इनसे बच के रहो। ठीक है, ये लीवर का कार्य है टॉक्सिसिटी को कम करना। और एक इमरजेंसी ऑर्गन भी है भाई, लीवर एक इमरजेंसी ऑर्गन भी है। जो भी आप जैसे कि आप 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन आपने भोजन नहीं किया तो आपके शरीर को एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, और स्टोर कर लेता है, जरूरत पड़ने पर क्या करता रहता, देता है। तो ग्लाइकोजन को क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है भाई, और जरूरत पड़ने पर शरीर को क्या करता रहता है भाई, देता रहता है। तो ये था भाई लीवर का फंक्शन।
क्लियर है। इसके बाद पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा का पूरा देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं 11th क्लास का मैटर लेके चला हुआ पूरा का पूरा जितना भी एनसीईआरटी का एक भी चीज मैं आपको छूटने नहीं दूंगा। इसलिए 1-3 दिन इस चैप्टर में लगते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, यही सबसे बड़ा चैप्टर है मानो तो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 1 दिन में हो जाएगा और जितने भी सिस्टम है 1-1 दिन लगेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 से 4 दिन लगेंगे, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और सभी में 1-1 चैप्टर 1-1 दिन लगेगा, 1-1 क्लास लगेगी। ठीक है, तो इसकी क्लास एक और लूंगा मैं। आज के लिए आपसे इतना ही चाहूंगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, क्लासेज का ये है भी रेगुलरिटी बनेगी, 1-2 दिन में मैं आपको रेगुलरिटी बना के दे दूंगा। क्या है, एक तो शादियों का सीजन ऐसा चला हुआ है, कोई कभी कोई टीचर कहीं पर बिजी है, कहीं कोई मतलब बिजी है। मैं कोशिश करूंगा कि रात को लाइव आने की कोशिश करें भी, रात को 7 से 10-11 बजे तक लाइव आने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी क्लासेस जो है रात को लाइव लेने की कोशिश करूंगा मैं पूरी की पूरी। ठीक है, और नहीं तो जीके साइंस, जीके जितनी भी है ना, जीएस पूरी जीके, जिसमें साइंस लगाओ, पॉलिटी लगाओ, हिस्ट्री लगाओ, हरियाणा जीके लगाओ, कुछ भी, ये तो रात को आपको लाइव क्लास मिलेगी मिलेगी, ये बात क्लियर है। और सारा का सारा टाइम टेबल मैं आज फिक्स कर दूंगा। आजकल मैं आपको पूरा का पूरा रेगुलर क्लासेज होने लगेंगी, चाहे वो आपकी मैथ की है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश की है। मेन तो चीज जो है वो जीके ही है, मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा सीईटी की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, सीईटी की दृष्टि से बताऊं तो जीके ही है। 50 से 60 नंबर, 60 नंबर की लगभग, हाँ 60 नंबर की आएगी। 25 की तो हरियाणा जीके आ जाएगी, नेशनल जीके 10 का कंप्यूटर आ जाएगा, साइंस आ जाएगी, इन सभी को मिला के 50 तो नहीं, 60 प्लस जो है आपकी, ये मान सकते हो जीके ही है, 65 के करीब पड़ेगी। ठीक है, 8 नंबर का मैथ, 8 नंबर का ही आएगा। 8 नंबर की, 7 से 8 नंबर की रीजनिंग, 8 नंबर की इंग्लिश तो 5-5 नंबर की आती है, इंग्लिश और हिंदी 5-10 नंबर के ये हो जाएंगे, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, इनको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेन जीके पर फोकस रहेगा। ठीक है, इस जीके की जो क्लास है मैं ये कोशिश करूंगा 3 घंटे की जो है ना, मेरा ये मान सो सारे के सारे टीचर्स जो है ना एक साथ लाइव आया करेंगे रात को, कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो भी मैं आपसे यही चाहूंगा कि अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा करें कि समाज का हर व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित महसूस करे, आपके ऊपर विश्वास करे। ठीक है, अगर ये विश्वास आपको होगा तो आपको आगे बढ़ने में जो है सबसे जो है मेन जो चीज होगी ये साबित। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।